हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का कॉन्सेप्ट कुल की एक और नई वीडियो में जिसमें हम कुछ प्रैक्टिस एमसीक्यूज़ को सॉल्व करेंगे। और आज का ये वीडियो मिक्स क्वेश्चन फॉर्मेट में रहेगा, तो बिना किसी देरी के साथ शुरू करते हैं आज का वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, अकॉर्डिंग टू मैस्लो थियरी द सीक्वेंस ऑफ नीड्स इज़, यानी कि मास्लो के सिद्धांत के अनुसार आवश्यकताओं का सही क्रम क्या है। पहला ऑप्शन है फिजियोलॉजिकल, दूसरा है सेफ्टी, तीसरा सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, चौथा सेल्फ रिस्पेक्ट और पांचवा है लव एंड बिलोंगिंगनेस। आपके सामने चार ऑप्शंस रखे हुए हैं, आपने बेस्ट सीक्वेंस को मार्क करना है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1 2 5 4 3। सबसे पहले हमारे सामने क्या आती है, फिजियोलॉजिकल नीड्स आती हैं। जब इंसान की फिजियोलॉजिकल नीड्स पूरी हो जाती हैं देन इंसान जाता है सेफ्टी नीड्स की ओर, और जब एक बार सेफ्टी नीड्स पूरी हो जाती हैं तो इंसान जाता है लव एंड बिलोंगिंगनेस की ओर, और लव एंड बिलोंगिंगनेस के पूरे हो जाने के बाद इंसान चाहता है सेल्फ रिस्पेक्ट, जिसे हम सेल्फ एस्टीम भी कहते हैं। देन हमारे पास सेल्फ एस्टीम के बाद जो अगली नीड आती है वो हमारी होती है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, जिसे हम कहते हैं आत्म साक्षात्कार। इस कॉन्सेप्ट की बात हमने लास्ट वीडियो में की थी। अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला प्रश्न है, कॉपर इज डैश यूजफुल मेटल। आपके सामने यहाँ पर चार आर्टिकल्स रखे हुए हैं। आपने इसमें क्या करना है, बेस्ट ऑप्शन को सेलेक्ट करके अपने आंसर को मार्क करना है। तो पहला ऑप्शन रखा है एन, दूसरा है ए, तीसरा है द और चौथा है जीरो आर्टिकल। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ए। अब यहाँ पर बहुत लोगों ने कन्फ्यूजन के चक्कर में इसे यू को देखते हुए एन मार्क किया होगा। जब भी हम आर्टिकल की बात करते हैं तो हम ए ई आई ओ यू इन वोवल्स में न जाकर वोवल साउंड की ओर जाते हैं। वोवल साउंड होते हैं हिंदी वर्णमाला में अ से लेके औ तक। जब हम यूजफुल वर्ड को बोल रहे हैं तो ये वर्ड यू साउंड कर रहा है, हिंदी का य साउंड कर रहा है, जबकि हमने बोला कि वोवल साउंड अ से औ तक होते हैं। तो इसका मतलब ये क्या है, ये कॉन्सोनेंट है। तो कॉन्सोनेंट के साथ क्या आता है, ए आता है, इसलिए इसका आंसर ए है, ना कि एन। अगला प्रश्न है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, यानी कि निकटवर्ती विकास क्षेत्र, इसके बारे में किसने डिस्क्राइब किया था। पहला ऑप्शन है वाइगॉत्स्की, दूसरा है पियाजे, तीसरा है ब्रूनर और चौथा है कोहलबर्ग। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है वाइगॉत्स्की। अब इसी से रिलेटेड अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट वाइगॉत्स्कीज कॉन्सेप्ट ऑफ जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। पहला ऑप्शन, इट रिफर्स टू टास्क ऑलरेडी मास्टर्ड बाय द चाइल्ड, दूसरा इट रिफर्स टू द डिफरेंस बिटवीन व्हाट अ लर्नर कैन डू विदाउट हेल्प एंड व्हाट ही कैन अचीव विद गाइडेंस, तीसरा है इट इज़ द बायोलॉजिकल मैच्योरिटी लेवल ऑफ द चाइल्ड, और चौथा है इट डिस्क्राइब्स द फिजिकल डेवलपमेंट स्टेज। तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, इट रेफर्स टू द डिफरेंस बिटवीन व्हाट अ लर्नर कैन डू विदाउट हेल्प एंड व्हाट ही कैन अचीव विद गाइडेंस। यानी कि जब हम जेडपीडी की बात करते हैं, जेडपीडी एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जहाँ पर बच्चा या लर्नर गाइडेंस के साथ और गाइडेंस के बिना किस काम को किस तरीके से कर रहा है उसकी बात इसके अंदर की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड, यानी कि निम्न में से कौन सही ढंग से मेल नहीं खा रहा है। पहला है नॉलेज, कॉग्निटिव डोमेन, दूसरा है फिजिकल एबिलिटीज़, साइकोमोटर डोमेन, तीसरा है एप्लीकेशन, अफेक्टिव डोमेन, और चौथा है एटीट्यूड्स, अफेक्टिव डोमेन। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर सी, एप्लीकेशन अफेक्टिव डोमेन। जब भी हम एप्लीकेशन की बात करते हैं तो वो हमारा साइकोमोटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विद्वान शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा। ऑप्शन ए है विदुषी, ऑप्शन बी विद्वंती, ऑप्शन सी विद्वांती और ऑप्शन डी है विद्यामती। अपने बेस्ट आंसर को मार्क करना है।
इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए, विदुषी। अगला प्रश्न है, ह्यूमन बिहेवियर इज द रिजल्ट ऑफ कॉन्टिन्यूस इंटरेक्शन बिटवीन कॉग्निटिव, बिहेवियरल एंड इन्वायरमेंटल डिटर्मिनेंट्स। दिस हैज़ बीन एक्सप्लेन्ड बाय विच साइकोलॉजिस्ट इन इट्स थियोरी ऑफ लर्निंग। अब यही बात हिंदी में लिखी गई है। ऑप्शन आपके पास पहला है जीन पियाजे, दूसरा है ब्रूनर, तीसरा है अल्बर्ट बंडूरा और चौथे है बीएफ स्किनर। और इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी, अल्बर्ट बंडूरा। यानी कि अल्बर्ट बंडूरा ने कहा था कि जो बच्चा है उसका बिहेवियर क्या है, एक कॉन्टिन्यूस इंटरेक्शन है कॉग्निटिव बिहेवियरल के एस्पेक्ट में भी और इन्वायरमेंटल डिटर्मिनेंट्स के एस्पेक्ट में भी। अब इसी से मिलता जुलता अगला प्रश्न क्या है, अकॉर्डिंग टू बंडूराज सोशल लर्निंग थियरी, लर्निंग अकर्स प्राइमरीली थ्रू। यानी कि अल्बर्ट बंडूरा के सामाजिक अधिगम सिद्धांत के अनुसार अधिगम मुख्य रूप से किस माध्यम से होता है। पहला है डायरेक्ट एक्सपीरियंस, दूसरा है ऑब्जर्वेशन एंड इमिटेशन, तीसरा है एफर्ट्स एंड प्रैक्टिस, चौथा है वर्बल इंस्ट्रक्शन। अगर आपने लास्ट क्वेश्चन को सही ढंग से समझा है तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत आसान है और इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ऑब्जर्वेशन एंड इमिटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ अ स्कूल और टीचर शुड टिपिकली टेक इन द प्रोसेस ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट। यानी कि विद्यालय या शिक्षक को पाठ्यक्रम विकास की प्रक्रिया में आमतौर पर पहला कदम क्या उठाना चाहिए। पहला है क्रिएटिंग द सिलेबस, दूसरा है सेलेक्टिंग इंस्ट्रक्शनल मटेरियल्स, तीसरा है असेसिंग द लर्निंग नीड्स ऑफ द स्टूडेंट्स, चौथा है इवेल्युएटिंग करिकुलम इफेक्टिवनेस। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, असेसिंग द लर्निंग नीड्स ऑफ द स्टूडेंट्स। अगला प्रश्न है, अकॉर्डिंग टू पियाजे, चिल्ड्रन डेवलपमेंट द एबिलिटी टू थिंक लॉजिकली अबाउट कंक्रीट इवेंट्स ड्यूरिंग विच स्टेज। पहला ऑप्शन है सेंसरी मोटर, दूसरा ऑप्शन है प्री ऑपरेशनल, तीसरा ऑप्शन है कंक्रीट ऑपरेशनल और चौथा है आपके सामने फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। आप बेस्ट आंसर को कमेंट सेक्शन में मार्क कर सकते हैं। इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर सी, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। अगला प्रश्न है, नीलकंठ शब्द में कौन सा समास है। पहला ऑप्शन हमारे सामने रखा गया है द्वंद्व, दूसरा है कर्मधारय, तीसरा ऑप्शन है बहुव्रीहि और चौथा है तत्पुरुष समास। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर सी, बहुव्रीहि समास। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच लर्निंग थियरी स्टेट्स दैट बिहेवियर इज लर्न थ्रू कंडीशनिंग। यानी कि कौन सा अधिगम सिद्धांत कहता है कि व्यवहार कंडीशनिंग के माध्यम से सीखा जाता है। ऑप्शन ए कंस्ट्रक्टिविस्ट थियरी, ऑप्शन बी बिहेवियरिज्म, ऑप्शन सी कॉग्निटिव डेवलपमेंट थियरी और ऑप्शन डी ह्यूमनिस्टिक थियरी। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, बिहेवियरिज्म यानी कि व्यवहारवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेन एम ऑफ फॉर्मेटिव असेसमेंट इज टू। यानी कि फॉर्मेटिव असेसमेंट का मुख्य उद्देश्य क्या है। पहला है ग्रेड द स्टूडेंट्स फॉर फाइनल एग्जाम्स, दूसरा ऑप्शन है शिक्षण सुधार के लिए प्रतिक्रिया प्रदान करना, थर्ड ऑप्शन है उच्च शिक्षा के लिए छात्रों का चयन करना और चौथा ऑप्शन है कमजोर प्रदर्शन के लिए छात्रों को दंडित करना। और इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर बी, शिक्षण सुधार के लिए प्रतिक्रिया प्रदान करना। अगला प्रश्न है, डैश एमएलए विजिटेड अस लास्ट ईयर आस्किंग फॉर वोट्स। और ये आर्टिकल बेस्ड क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन है नो आर्टिकल, दूसरा है ए, तीसरा ऑप्शन है द और चौथा ऑप्शन है एन। आपको जो इसमें बेस्ट आर्टिकल लगता है इस जगह पर आ सकता है, आपने उसको कमेंट सेक्शन में मार्क करना है। ध्यान दीजिएगा कि अगर आप वोवल साउंड की बात करेंगे तो अ से लेकर औ तक जो हिंदी वर्णमाला में हमारे पास वर्ण होते हैं वो हमारे वोवल साउंड्स होते हैं। और इस प्रश्न का जो फिलहाल सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर डी, एन। जब हम एम एल ए बोल रहे हैं तो एम का उच्चारण में हमारा क्या आ रहा है, ए, एम ए ले।
तो यहाँ पर जो ए है वो हमारे अ से लेके औ तक के वर्ण के बीच आता है, तो इसलिए यहाँ पर हमारा क्या आ गया, एन आंसर आ गया। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अकॉर्डिंग टू चॉम्स्की व्हाट इज द सेट ऑफ रूल्स लोकेटेड इन द ह्यूमन ब्रेन कॉल्ड। चॉम्स्की के अनुसार मानव मस्तिष्क में स्थित नियमों का समूह क्या कहलाता है। एक तो इन्होंने एलईडी का कॉन्सेप्ट दिया था, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, और ये एक दूसरा क्वेश्चन है, तो इसी का पहला ऑप्शन हमारे पास है ग्रामर बॉक्स, दूसरा है यूनिवर्सल ग्रामर, तीसरा है इंटीग्रेटेड ग्रामर और चौथा है रूल बुक। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है हमारा यूनिवर्सल ग्रामर, यानी कि यूनिवर्सल ग्रामर की बात किसने कही है, चॉम्स्की ने कही है। और साथ ही साथ इन्होंने एलईडी का कॉन्सेप्ट दिया था, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। आपसे इस तरीके का क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ एलईडी, तो आंसर रहेगा लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। और साथ ही में आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि एलईडी का कॉन्सेप्ट किसने दिया था, तो आंसर रहेगा नॉम चॉम्स्की। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया लेज डाउन द एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन एज्ड 6 to 14 ईयर्स इज़ अ फंडामेंटल राइट। पहला ऑप्शन है आर्टिकल 45, दूसरा ऑप्शन है आर्टिकल 42, तीसरा ऑप्शन है आर्टिकल 21A और चौथा ऑप्शन है आर्टिकल 51B। यानी कि भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा कहता है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों की शिक्षा एक मौलिक अधिकार है। और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, आर्टिकल 21A। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द प्रीपोजिशन इन द फॉलोइंग सेंटेंस द कैट वॉज स्लीपिंग अंडर द कॉट। पहला ऑप्शन है स्लीपिंग, दूसरा है अंडर, तीसरा है कॉट और चौथा है वर्स। आपके सामने एक सेंटेंस क्या दिया है, द कैट वॉज स्लीपिंग अंडर द कॉट। इसमें आपने क्या करना है, प्रीपोजिशन को फाइंड करना है। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर बी, अंडर। अब ये प्रीपोजिशन क्या होता है, प्रीपोजिशन को अगर हम तोड़ने की कोशिश करें तो इसमें दो वर्ड हमारे पास हैं, प्री यानी पहले, और पोजीशन मतलब स्थान, यानी कि किसी का स्थान बताने से पहले जो हम वर्ड यूज़ कर रहे हैं वो हमारा प्रीपोजिशन है। अब हमको कैट का स्थान किसने बताया, इस अंडर वर्ड ने बताया, यानी कि कॉट बोले तो एक प्रकार से हम खटिया कह सकते हैं। अंडर क्या है, उसके नीचे, यानी कि बिल्ली कहाँ है, खटिया के नीचे सो रही है, यानी कि जो नीचे वर्ड है उसका क्या हो गया, प्रीपोजिशन हो गया। तो उसका सही आंसर क्या आया, अंडर, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ही इज़ गुड डैश इंग्लिश लैंग्वेज। अब ये क्वेश्चन भी आपका प्रीपोजिशन बेस्ड है। इस तरीके के क्वेश्चन आपके डिफरेंट स्टेट टीटी एग्जामिनेशन एज वेल एज सीटेट में भी हमको देखने को मिलते हैं। तो पहला ऑप्शन हमारे पास है एट, दूसरा है फ्रॉम, तीसरा है बीनीथ और चौथा है ऑन। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर ए, एट। अब आप कभी भी नोटिस करेंगे तो हम इसी तरीके से कहते हैं कि ही इज़ गुड एट मैथ्स, ही इज़ गुड एट इंग्लिश। तो इस तरीके का सेंटेंस अगर आपके सामने आएगा तो वहाँ पर सही आंसर क्या रहेगा, एट। अगला प्रश्न है ही रिकवर्ड डैश हिज इलनेस। ये भी प्रीपोजिशन बेस्ड क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन है फ्रॉम, दूसरा है ऑन, तीसरा है बीनीथ और चौथा है एट। अभी अभी वो क्या हुआ है, रिकवर हो रखा है अपनी इलनेस से, तो इसके लिए एक प्रीपोजिशन यहाँ पर आना है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, फ्रॉम। वो बीमारी से क्या हुआ है, रिकवर हुआ है। अगला प्रश्न है जिन लोगों का IQ स्कोर 90 से लेकर 109 के बीच होता है उनकी बुद्धि कैसी होती है। पहला ऑप्शन है सुपीरियर इंटेलिजेंस, जिसे हम कह रहे हैं श्रेष्ठ बुद्धि। दूसरा ऑप्शन है हाई एवरेज इंटेलिजेंस, जिसे हम सामान्य से उच्च बुद्धि कहते हैं। तीसरा ऑप्शन है एवरेज इंटेलिजेंस, जिसे हम औसत बुद्धि कहते हैं। और चौथा ऑप्शन है लो इंटेलिजेंस, जिसे हम कहते हैं अल्प बुद्धि। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर सी, एवरेज इंटेलिजेंस, जिसे हम औसत बुद्धि कहते हैं। अगला प्रश्न है चिल्ड्रन लर्न इन डैश वे नॉट इन अ डैश वे, यानी कि बच्चे डैश तरीके से सीखते हैं और डैश तरीके से नहीं सीखते हैं। अब इन डैश पर क्या आएगा, पहला ऑप्शन है स्पाइरल लीनियर, यानी कि वर्तुलाकार एक रेखीय। दूसरा ऑप्शन है लीनियर स्पाइरल, यानी कि एक रेखीय वर्तुलाकार। तीसरा है मैकेनिस्टिक और कंस्ट्रक्टिविस्ट,
यांत्रिकवादी और संरचनावादी, और चौथा है अनस्ट्रक्चर्ड और कंस्ट्रक्टिविस्ट, यानी कि निर्देशात्मक और संरचनावादी। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर ए, स्पाइरल एंड लीनियर। अब इस प्रश्न को एक बार समझने की कोशिश करते हैं। चिल्ड्रन लर्न इन अ स्पाइरल, तो यहाँ पर क्या आया, स्पाइरल वे एंड नॉट इन अ लीनियर वे। अब आपने कभी स्पाइरल देखा होगा, स्पाइरल कॉपीज़ इस तरीके से होती हैं, उसमें एक स्पाइरल लगी होती है, तो वो स्पाइरल क्या करती है, बार बार एक होल में आती है। तो बच्चा भी क्या करता है, एक कॉन्सेप्ट को एक निचली क्लास में सीख चुका होता है और उसी कॉन्सेप्ट को बार बार या अगली आने वाली क्लासों में दोबारा से सीखता है। एग्जाम्पल के लिए अगर कोई बच्चा क्लास 6th में है तो क्लास 6th में हो सकता है कि नाउन की केवल और केवल डेफिनेशन को पढ़े, और जब वो क्लास 7th में जाएगा जहाँ पर उसे टाइप्स ऑफ नाउन को सीखना है तो वो दोबारा से नाउन की जो डेफिनेशन है उसे पढ़ेगा। तो वहाँ पर वो क्या करेगा, नाउन की डेफिनेशन को पढ़ने के बाद जो उसके नाउन के टाइप्स हैं या नाउन के काइंड्स जिसे हम कहते हैं उनको पढ़ेगा। यानी कि नाउन के काइंड्स को सीखने के लिए उसे दोबारा किस कॉन्सेप्ट पर आना पड़ा, डेफिनेशन के कॉन्सेप्ट पर आना पड़ा। और यही प्रक्रिया कहलाती है स्पाइरल लर्निंग, यानी कि जो बच्चा है वो क्या करता है, स्पाइरल वे में सीखता है, ना कि लीनियर वे में। अगला प्रश्न है, रात दिन किस समास का उदाहरण है। इस तरीके के क्वेश्चन सीटेट और स्टेट टेट में हमको देखने को मिलते हैं। पहला ऑप्शन दिया है कर्मधारय, दूसरा दिया है बहुव्रीहि, तीसरा दिया है द्वंद्व और चौथा दिया है द्विगु। जो इसका बेस्ट आंसर है आप उसे कमेंट सेक्शन में मार्क कर सकते हैं। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर सी, द्वंद्व समास। जब भी हमारे यहाँ पर एक अपोजिट वर्ड वाली चीज़ें दिखती हैं और बीच में डैश होता है तो वो क्या होता है, हमारा द्वंद्व समास होता है। रात और दिन, इस तरीके की चीज़ें। माता और पिता, ये भी एक उसका उदाहरण है। अगला प्रश्न है, व्हाट मिनिमम परसेंटेज ऑफ चिल्ड्रन इन प्राइवेट स्कूल्स आर टू बी इनरोल्ड फ्री अंडर राइट टू एजुकेशन एक्ट। यानी कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत निजी स्कूलों में कम से कम कितने प्रतिशत बच्चों को मुफ्त में प्रवेश दिलाना अनिवार्य है। पहला ऑप्शन है 15%, दूसरा है 20%, तीसरा है 25% और चौथा है आपका 30%। तो इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर सी, 25%। अब हो सकता है आपसे ये प्रश्न फ्रैक्शन की फॉर्म में भी पूछा जा सकता है। तो 25% को जब हम फ्रैक्शन की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो 25/100 इट मीन्स 1/4, यानी कि एक चौथाई बच्चों को निजी स्कूल में प्रवेश मुफ्त में दिलाना अनिवार्य है। तो ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।